फर्स्ट 30 मिनट्स हम लोग MCQ करेंगे और आखिरी के 30 मिनट्स में हम लोग फटाफट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट कंबन पनीर राजशाही। Statement 1. It is a type of potato. And statement 2. This is harvested throughout the year in entire India. Which is or are correct? A 1, B 2, C both, and D none. Consider the statement about Kamban Paneer Thrachai. It is a type of potato. It is harvested throughout the year in entire India. You have to tell me which of these statements are correct. Statement 1, only 1, B, only 2, C, both, and D, none. ये न्यूज में था जनवरी मंथ में, ये काफी न्यूज में था। चलिए, ये सब ऐसा करंट अफेयर्स है ना जो कि पेपर में आता है लेकिन हम लोगों को दिखता नहीं है, और यही सब जब एग्जाम्स में आता है तो लगता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा गया है। अब देखते हैं कि ठीक है, सब तरीके का आंसर आ रहा है। ये सब जो भी आंसर आ रहा है ये, चलिए। कंबन पनीर थ्राचाई, ये एक टाइप ऑफ पोटैटो नहीं होता है, ये एक तरीके का ग्रेप्स का होता है। ये ग्रेप्स का टाइप है, तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो गया। हाँ, ये सही बात है कि दिस इज हार्वेस्टेड थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल हार्वेस्ट किया जाता है। जो ग्रेप्स होता है, जो ये कंबन पनीर थ्राचाई, जो ये टाइप से ग्रेप्स का, इसको पूरे साल हार्वेस्ट किया जाता है। लेकिन इन इंटायर इंडिया ये गलत है। इंटायर इंडिया में नहीं किया जाता। कहाँ किया जाता है? तो कंबन वैली में किया जाता है। और ये कंबन वैली कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। तो इसको नोट कर लीजिए। कभी क्वेश्चन आ गया आपका इससे रिलेटेड, आपसे सिर्फ कंबन वैली पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कंबन वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स, तो इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। और अगर थोड़ा अच्छे एग्जाम्स का क्वेश्चन होगा तो ये आपसे इस तरीके से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसका टाइप है, तो ये ग्रेप्स का टाइप है। और ये थ्रू आउट द ईयर, अगर यहाँ तक सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता ना कि दिस इज हार्वेस्टेड थ्रू आउट द ईयर, तो करेक्ट होता है। लेकिन इन इंटायर इंडिया ये गलत हो गया। और आप लोग इसको थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि अगर किसी चीज के बारे में किसी वैली के आसपास का बात हो रहा है तो इंटायर इंडिया कैसे हो सकता है? तो ये टू तो ऑटोमेटिकली अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इन इंटायर इंडिया इस तरीके का जब क्वेश्चन लिखा रहता है ना, इन इंटायर इंडिया लाइक दिस, तो उस पर हमेशा फोकस करना चाहिए क्या ये सही है या गलत है। तो विच ऑफ दीज आर इज आर करेक्ट? तो इस दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? नन। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आप लोग सब नोट डाउन करते जा रहे हैं ना? नोट डाउन कर लिए? जी सर। हाँ, सर तो नोट डाउन आप लोग करते चलिए। मैं ओके राहुल, गुड। हाँ, इस पे जीआई एक्सक्यूज मी टैग के सर, बारे वॉइस में बात हो स्लो रही। आ रही है। वॉइस स्लो आ रही है? जी सर, ठीक है। सर क्लियर है। वॉइस तो सही क्लियर है होगी। सर। चलिए ठीक है। जिनका वॉइस का प्रॉब्लम लग रहा है ना, वो एक बार रिज्वाइन कर ले। विच इज और आर इनकरेक्ट अबाउट मेट सेंटर ले? द यूनियन मिनिस्टर of earth science
inaugurated meteorological, it is Met Center at Leh, Ladakh. And the statement 2, it is located at a height of 3,500 meters. A, 1 only, B, 2, C, both, and D, none. Which is or are incorrect about Met Center Leh? The Union Minister of Earth Science inaugurated Meteorological Center at Leh. It is located at a height of 3,500 meters. Option A, 1, B, 2, C, both, and D, none. आफरीन, आपने क्या लिखा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। माँ चुनी कही समझी यूविन, किस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। ओके, चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। ओके, बहुत लोग सी बोथ कर रहे हैं, बट मैंने क्वेश्चन पूछा है ईच और आर इनकरेक्ट। मुझे पता था कि ये आप लोग चूंकि JNK में है, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन तो थोड़ा सा देखिए कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। आप लोग सी बोथ करेक्ट कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ने इसको इनॉग्रेट किया एट लेह लद्दाख, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये एट अ हाइट ऑफ 3,500 मीटर पे लोकेटेड है। ये क्या करता है मेट्रोलॉजिकल, ये जो मेट सेंटर है क्या करता है, ये दिस इज जनरली रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल। तो इसके लिए वहां पे अभी इनॉग्रेट किया गया है। तो द करेक्ट इज आंसर इज डी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और मैंने पूछा है कि विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। JNK का थोड़ा सा मैप देखते हैं। देखिए JNK का मैप कुछ इस तरीके का है ना, ऐसा कुछ, ये इस तरीके से, ये अंदर की तरफ ऐसा, ये कुछ। तो ये वाला जो ऐसे जो पोर्शन है, ये आपका कौन सा लेह लद्दाख का पोर्शन है। और ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है? ये JNK का पोर्शन है। इस तरफ अक्साई चीन का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है अक्साई चीन का, जो कि चाइना ऑक्युपाइड है। और इस तरफ जो पार्ट है आपका, ये कौन सा पार्ट है? POK का पार्ट है। ये आपका POK का पार्ट है, जहाँ पे गिलगिट बल्तिस्तान, यही वाला पार्ट है आपका। तो ये थोड़ा सा आप लोग मैप को भी देखते चलिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन मैप से भी पूछा जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, यू ज्वाइन लेट, नो प्रॉब्लम। कश्मीरी लैंग्वेज बोलेंगे तो मुझे कैसे समझ आएगा? पहले आप लोग कश्मीरी मुझे सिखा दे, तब कश्मीरी लैंग्वेज में बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग नोट करते जाइए फटाफट, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ कवर करना है। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट adopt a heritage अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट, it is to develop tourism amenities at heritage oblique natural oblique tourist site. And the second statement, it is a collaborative effort by Ministry of Tourism Nar lagu nih dan kanan.
Please mic off. Ministry of Culture and Archaeological Survey of India. Which is or are correct? A 1, B 2, C both, and D none. Consider the statement about adopt a heritage अपनी धरोहर अपनी पहचान project. It is to develop tourism amenities at heritage, natural and tourist site. It is a collaborative effort by Ministry of Tourism, Ministry of Culture and Archaeological Survey of India. Which of these are correct? Statement 1, statement 2, both and none. ओके चलिए देखते हैं इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यस, इसका करेक्ट आंसर सी है। बहुत लोग करेक्ट बता रहे हैं। देखिए, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट, टूरिज्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह आता है तो ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और क्यों ये क्वेश्चन आया है? क्योंकि अभी क्या है कि टूरिज्म पे जो भी स्टेट्स डिपेंडेंट थे वो सब स्टेट सीवियरली इफेक्टेड हुए हैं ड्यू टू कोविड। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे। जम्मू एंड कश्मीर, मैं बता तो रहा हूँ राहुल, मैं ये तो बता रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड, बहुत ऐसे स्टेट्स थे जो कम्प्लीटली टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे। और कोविड के कारण टूरिज्म वहाँ पे इतना इफेक्ट किया है कि वहाँ का जीडीपी वगैरह काफी सीवियरली इफेक्टेड हुआ है। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया है। तो इस चीज को देखते हुए एक प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया था, एडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि टूरिज्म एमिनिटीज पे फोकस करना है। और ये कोई भी साइट हो, चाहे वो हेरिटेज साइट हो, चाहे वो नेचुरल साइट हो, चाहे वो टूरिस्ट साइट हो। बहुत ऐसा होता है ना कि जैसे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स वगैरह होता है, तो सिर्फ यहाँ पे टूरिज्म को फोकस किया गया ना, तो उसमें कलेक्टिव फोकस किया गया है कि चाहे वो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हो या कुछ तरीके का कोई नेचुरल साइट्स हो या कोई टूरिस्ट साइट्स ऐसा क्रिएट किया गया हो, तो इन सब पे कलेक्टिवली अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट फोकस कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 कम्प्लीटली करेक्ट है। और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तो इसमें इन्वॉल्व होंगे ही। अब यहाँ पे हेरिटेज वर्ड मेंशन्ड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कल्चर भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। और यहाँ पे हेरिटेज नेचुरल साइट्स भी इन्वॉल्व है। तो नेचुरल साइट्स कहाँ से आता है? तो ये सब सब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो ये तीनों मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर बोथ। Consider the following statement about lightning strike. Statement 1. The highest number of deaths are seen in UP, Uttar Pradesh. Highest number of lightning strikes are seen in Odisha, and the report is solely prepared by IMD, that is in meteorological department. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, 2 and 3, स्टेटमेंट 2, 1 and 2, स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन सी 1 and 3 and D 1 and 3।
and D, all. You have to find out which is or are correct. चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जनवरी में एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था, क्योंकि बहुत सारा लाइटनिंग स्ट्राइक देखा गया है इस साल। बहुत सारा लाइटनिंग स्ट्राइक देखा गया था 2020 में भी और 2021 में भी देखा जा रहा है लाइटनिंग स्ट्राइक। तो जनवरी में रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया था? तो रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था CROPC, IMD और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व थे। तो इनके द्वारा लाइटनिंग स्ट्राइक पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द रिपोर्ट इज सोनली प्रिपेयर्ड बाय IMD, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, क्योंकि जो रिपोर्ट जो है मेनली किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? तो CROPC। आप लोग पूछेंगे सर CROPC क्या है? तो देखिए C फॉर क्लाइमेट, R फॉर रेजिलियंट, O फॉर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम, P फॉर प्रमोशन एंड C फॉर काउंसिल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइमेट, रेजिलियंट, ऑब्जर्विंग सिस्टम, प्रमोशन काउंसिल। तो इनके द्वारा लाइटनिंग स्ट्राइक पे अलोंग विद IMD एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था। ये इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स था? तो फाइंडिंग्स ये था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स कहाँ पे देखा गया? तो ओडिशा में देखा गया। अब आपको दोनों चीज याद रखना है कि हाईएस्ट नंबर लाइटनिंग स्ट्राइक देखा गया ओडिशा में, लेकिन वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ नहीं थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ कहाँ पे देखा गया है ड्यू टू दिस लाइटनिंग स्ट्राइक? इन यूपी। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 3 आपका रॉन्ग है। तो आपका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया? बी, 1 एंड 2। अब ये जो CROPC है, CROPC क्या है? एक तरीके का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी है जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये जो CROPC है ये 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था बाई IIT दिल्ली के जो भी फैकल्टी मेंबर्स थे और वहाँ के जो एलुमनाई थे उनके द्वारा ये CROPC इस्टेब्लिश किया गया था। तो क्लाइमेट रिजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था अलोंग विद IMD एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व थे। यस, हाईएस्ट नंबर, यस यू आर करेक्ट। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक्स बहुत होते हैं, बट हाईएस्ट नंबर लाइटनिंग स्ट्राइक्स कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, क्योंकि एक ही स्टेट होगा ना हाईएस्ट नंबर। यहाँ पे हाईएस्ट की बात हो रही है। ठीक है, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट पारादीप पोर्ट। स्टेटमेंट 1, इट इज एन आर्टिफिशियल deep water port. Statement 2, it is on eastern coast of India. And statement 3, it is situated at confluence of Mahanadi river and the Bay of Bengal. Which is or are correct? One and two, B 1 and 3, C 3 and D all.
सर थोड़ा प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिए। Consider the statement about Paradip Port. It is an artificial deep water port. Second statement is it is on eastern coast of India. The third statement is it is situated at confluence of Mahanadi River and the Bay of Bengal. Which of these is or are correct? Option 1, 1 and 2. Option B, 1 and 3. Option C, 3. Option D, all. चलिए देखते हैं इसका आंसर। बहुत लोग इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कैच यही था, यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो आर्टिफिशियल डीप वाटर पोर्ट लिखा हुआ है ये आर्टिफिशियल गलत है। दिस इज नेचुरल पोर्ट, ये आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं है, ये नेचुरल पोर्ट है। तो इट इज अ नेचुरल डीप वाटर पोर्ट। तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल है। अब यह ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो पारादीप पोर्ट किस स्टेट में लाई करता है? तो यू मस्ट नो इट लाइज इन ओडिशा, ओडिशा में लाई करता है। तो ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे है। यहाँ पे क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि बीओटी मॉडल जो पीपीपी के अंदर आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आता है, तो इसमें क्या है कि इस पोर्ट को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना है। तो पीपीपी मॉडल के अंदर ये बीओटी क्या है? बीओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो जब पीपीपी मॉडल कहीं भी इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो होती है वो उस चीज को बिल्ड करती है, वहाँ पे कुछ टाइम तक वो ऑपरेट करती है, और जब वो उनका प्रॉफिट वगैरह निकल जाता है तो वो क्या करती है कि फिर वो उस चीज को पब्लिक को ट्रांसफर कर देती है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये पीपीपी मॉडल के अंदर अभी पारादीप पोर्ट काफी ज्यादा न्यूज में था। तो ये एक आर्टिफिशियल नहीं, ये एक नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है। ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो अगर आपको पता है कि ये ओडिशा में है तो ऑब्वियसली ये करेक्ट हो गया कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर नहीं पता है कि ओडिशा में है तब ये पोर्ट को याद रखना मुश्किल है। और इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ महानदी रिवर। अब महानदी ओडिशा में फ्लो करती है, एंड द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्ट पे तो बे ऑफ बंगाल ही होगा। तो विच ऑफ दीज आर करेक्ट? तो स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। सॉरी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था ना। ऑप्शन में, सॉरी सॉरी सॉरी, डी में 2 and 3 आप कर लीजिए, ये ऑल नहीं होगा। यस, सी में आप कर सकते हैं 2 and 3, एंड डी में आप ऑल कर सकते हैं। यस, टेल मी। सर मैंने राइट आंसर दिया था। दिस इज रबानी सर। मैंने 2 and 3 कहा था विद एक्सक्लेमेशन सर। यस यस यस, करेक्ट। थैंक यू सर। यस करेक्ट। चलिए वो ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया था। चलिए 2 and 3, 2 भी करेक्ट और 3 भी करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पारादीप पोर्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे आर्टिफिशियल और नेचुरल का बात हुआ है ना, आप लोग कुछ एग्जाम्पल बताएं आर्टिफिशियल पोर्ट का। आर्टिफिशियल पोर्ट का कुछ एग्जाम्पल बताएं जो बड़े पोर्ट होंगे, छोटे छोटे पोर्ट का नहीं बताना है, कुछ बड़े पोर्ट होंगे। चलिए 1-2 पोर्ट लिख लीजिए जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। चेन्नई पोर्ट, इसको फॉर्मली मद्रास पोर्ट के नाम से जानते थे, मद्रास पोर्ट, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है। दूसरा ट्यूटिकोरिन, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, ट्यूटिकोरिन पोर्ट, ये भी आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर है। अब ये ट्यूटिकोरिन पोर्ट किस स्टेट में लाई करता है? तो ये तमिलनाडु में लाई करता है ट्यूटिकोरिन। तमिलनाडु। यस, तो चलिए कुछ कुछ पॉइंट आप लोग मेंशन करते चलिए। ये स्लाइड दिखाना था। चलिए हम लोग कुछ पोर्ट के बारे में, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए ये जो आपका ऐसा, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, और ये इस तरीके से ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है। यहाँ पे इस तरीके से ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास यहाँ पे हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। उसके बाद यहाँ पे ये उड़ीसा का पार्ट आता है, तो ये आपका यहाँ पे पारादीप पोर्ट। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो ये आंध्र प्रदेश का आपका पोर्शन आता है। यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? तो विशाखापट्टनम। सर विशाखापट्टनम पोर्ट्स के बारे में मेंशन करते चलिए, लिखते चलिए आपको कहीं पे। देन थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये तमिलनाडु का पोर्शन यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट है बताइए, कौन बताएगा? यहाँ पे कौन सा
पोर्ट है। इन्नौर, इसका दूसरा नाम क्या है? किसी को पता है इन्नौर का दूसरा नाम क्या है? चेन्नई। नहीं, इसके जस्ट नीचे चेन्नई पोर्ट है। इन्नौर के जस्ट नीचे यहाँ पे चेन्नई पोर्ट है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि आपको बताना है नॉर्थ टू साउथ, तो कभी दे देगा इन्नौर नीचे और चेन्नई ऊपर। तो आपको इसी सिरेटम में आपको याद रखना है, पहले यहाँ पे हल्दिया पोर्ट है, फिर पारादीप पोर्ट है, फिर विशाखापट्टनम पोर्ट है, फिर इन्नौर पोर्ट है। इन्नौर का जो दूसरा नाम होता है, देखिए, कामराजार पोर्ट इन्नौर का दूसरा नाम होता है। इस पोर्ट के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तब यहाँ पे आता है आपका नीचे में चेन्नई पोर्ट। अब इधर केरला के पास यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? केरला के पास कौन सा पोर्ट है? कोचिन, कोचिन पोर्ट। फिर थोड़ा और ऊपर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये कर्नाटका वाला पोर्शन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, ये वाला आपका कर्नाटका वाला पोर्शन। तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? न्यू मैंगलोर। मैंगलोर, वंडरफुल, न्यू मैंगलोर। फिर थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपका गोवा का पोर्शन, ये छोटा सा गोवा है। गोवा में कौन सा पोर्ट है? मोरमुगांव। यस, मोरमुगांव पोर्ट, GAO, मोरमुगांव पोर्ट। फिर उसके ऊपर यहाँ पे ये पूरा महाराष्ट्र का पोर्शन शुरू होता है, तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट। फिर यहाँ पे गुजरात के पास जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट आता है? दीनदयाल, कांडला। दीनदयाल, हाँ, कांडला भी है, कांडला भी यहाँ पे, कांडला भी। तो दीनदयाल। तो ये सब मेजर पोर्ट्स है जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक बार आप लोग यहाँ पे ऐसे याद रखिए। ओके, वंडरफुल। ज्योग्राफी में आपका हो गया, पोर्ट्स वाला पोर्शन खत्म है? यस सर, यस सर। चलिए, यस सर, यस सर। चलिए अब चाहू फॉल्क डांस क्या? यस, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग करंट अफेयर्स पे डायरेक्टली जंप करेंगे। चाहू फॉल्क डांस के बारे में पहले मैं बता दूं चाहू फॉल्क डांस क्यों न्यूज में था। चलिए पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बताता हूँ क्यों न्यूज में था। There are 3 variant, namely Saraikela, Purulia, and Mayurbhanj. Chau. It is a semi-classical Indian dance with martial, tribal, and folk tradition. And the third statement, they are performed majorly in northwest part of India, which is or are correct? A 1 and 2, B 1 and 3, C 3, and D 2 and 3. चाहू फॉल्क डांस के बारे में आपको बताना है। There are 3 variants, namely Saraikela, Purulia, and Mayurbhanj Chahu. It is a semi-classical Indian dance with martial, tribal, and folk tradition. They are performed majorly in northwestern part of India. Which of these all are correct? काफी प्यारा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा भी आप चाहू फॉल्क डांस के बारे में जानते हैं तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे, और अगर नहीं जानते तो ये क्वेश्चन आपको काफी टफ लगेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे ये वेरिएंट वगैरह याद करेंगे। एग्जामिनर कभी भी ये जज नहीं करता है कि आपको ये सब कुछ पता है। एग्जामिनर हमेशा ये जज करता है कि आपका एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है।
चाहू फोक डांस सबसे पहले ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तो ये ईस्टर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, ईस्टर्न इंडिया। वंस यू नो कि ये ईस्टर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, मेनली इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस जगह पे ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो गलत हो गया ना। तो जैसे ही ये गलत हुआ तो ये बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो गया? ए। अब ये क्वेश्चन क्यों ऐसा पूछा जाएगा आपसे, क्यों इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है? क्योंकि चाहू फोक डांस जो था ये प्रोमिनेंटली पहले इंडियन मेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पे इंडियन वुमेन का भी प्रोमिनेंसी देखा जा रहा है। तो ये एक तरीके का वुमेन एम्पावरमेंट को ये लीड कर रहा है। पहले चाहू फोक डांस में मेनली वो मास्क लगा के और वो इंडियन मेन परफॉर्म करते थे, बट नाउ अ डेज अब यस वंडरफुल रबानी, इसी तरीके से क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं। बट नाउ अ डे अब क्या है कि वुमेन का प्रोमिनेंस इस डांस में देखा जा रहा है, और ये काफी न्यूज में था कि वुमेन का प्रोमिनेंट, वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है। आप बोलेंगे सर इतना याद करना है, नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी रटा नहीं जाता, इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा समझा जाता है कि इस क्वेश्चन के पीछे का एप्टीट्यूड क्या था पूछने का। चलिए which of the following statement each or are correct? देखिए मैं यहाँ पे अभी 3 एजेंसीज के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसको अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन लेट किया है रिलेटेड टू वन ऑफ द एजेंसी। तो आपको बताना है कि कौन सा एजेंसी क्या है, ये करेक्ट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल generates, किसका माइक ऑन है? क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? मैं करा रहा हूँ अच्छा अच्छा क्वेश्चन तो पसंद नहीं आ रहा है, किसका माइक ऑन है? जनरेट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम with an accuracy of 2.8 nanosecond. भारतीय निर्देशक, अगेन किसका माइक ऑन हो जाता है? भारतीय निर्देशक द्रव्य इज सपोर्टिंग टेस्टिंग and calibration of laboratories for quality assurance at par with international standard. And the third statement is the national environmental standard laboratory। चलिए आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, अभी जस्ट क्लास ओवर होने वाला है। विल एड, सब कोई रिज्वाइन कर लेगा, मैं दोबारा से लिंक नहीं सेंड करूंगा। reliance self reliance in the certification of ambient air and industrial emission monitoring equipment A 1
and 2, B 1 and 3, C 3 and D all.